Hello everyone. So once again welcome you all on Law Vita. Here this is Aradhya Gupta and this is the second lecture of UP Revenue Code 2006 and here we are discussing section 4 of the code, that is an interpretation clause, जिसमें total 29 definitions हैं. वो terms हैं जिसका use इस throughout the code किया जाएगा. तो इस कोड में उन वर्ड्स का, उन टर्म्स का क्या यूज़ है वो हमें इस डेफिनेशन क्लॉज से पता चलता है. ठीक है, वील डिस्कस ईच सिंगल टर्म. राइट, हम लोग 29 की 29 सारी डिस्कस करेंगे एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको सबका जो मीनिंग है वो क्लियरली समझ में आ जाए. इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज़रूर जाकर पहले उसको देखें. ठीक है, चलिए. तो हमारा पहला टर्म है आबादी. आबादी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो, आबादी क्या है? आबादी इज एन एरिया इन द विलेज विच इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स और फॉर द पर्पसेस एंसिलरी लाइक सहन, ग्रीन ट्रीज, वेल्स एट्सेट्रा. तो आबादी एक विलेज का एरिया है, ठीक है, जो कि उस विलेज के रेसिडेंट्स द्वारा, जो उस गांव के, उस ग्राम के जो निवासी हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है. ठीक है, उसके इनहेबिटेंट्स, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वहाँ के रहने वाले लोगों के जो भी निवास स्थान है उसके पर्पसेस के लिए ही उस एरिया को यूज़ किया जाता है, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी पर्पसेस होते हैं, जैसे कि वेल्स को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, ट्रीज़ को लगाना, ठीक है, या फिर शेड एरियाज़ बनाना घर के आसपास. तो ये सब चीज़ें जो भी बनाई जाती हैं जिस एरिया में, ठीक है, इन अ विलेज, दैट इज़ नोन एज आबादी. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट टर्म है एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो वर्ड यूज़ होगा कहीं पर भी थ्रू आउट दिस कोड, तो एग्रीकल्चर के अंदर देयर विल बी 6 अदर साइंसेज विच विल बी इंक्लूडेड. देयर इज़ हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, बी कीपिंग, फ्लावर फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो अगर कहीं पर भी एग्रीकल्चर लिखा है तो उसमें ये सारी फार्मिंग्स जो हैं वो भी इंक्लूड रहती हैं. अभी इनका क्या मतलब है? सी, हॉर्टिकल्चर क्या है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना. पिसिकल्चर, इट इज़ अ ब्रीडिंग ऑफ फिश ब्रीडिंग इज पिसिकल्चर. बी कीपिंग वी ऑल नो. फ्लावर फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग इज़ दी रेजिंग ऑफ बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स को रेज करना, उनको ब्रीड करना. ठीक है, बर्ड्स में डक्स, चिकन सब आ जाता है. एनिमल हस्बेंड्री, इट इज़ द ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ द फार्म एनिमल्स. ठीक है, तो ये सारी ही जो प्रैक्टिसेस हैं वो एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड रहेगा. नेक्स्ट टर्म है एग्रीकल्चरल लेबरर्स. So here agricultural laborers are those persons whose main source of livelihood is manual labor on the agricultural land. देखो, बहुत सिंपली हमको खुद समझ में आ रहा है इस शब्द से. वो सारे पर्सन्स जिनका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिनका जो जीवन यापन का जो मेन सोर्स है, ठीक है, जो स्रोत है, वो है एग्रीकल्चरल लैंड पर मैनुअल लेबर करना. ठीक है, मैनुअल लेबर से वी मीन टू से डूइंग फिजिकल वर्क. ठीक है, सो एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो पर्सन्स हैं जिनका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है व्हाट दे वर्क और द लेबर दे डू ओवर अ एग्रीकल्चरल लैंड. क्लियर. नेक्स्ट टर्म है बैंक. तो यहाँ बोल रहे हैं कि बैंक का मतलब वही है जो कि यूपी रेगुलेशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट 1976 में जो बैंक का मतलब दे रखा है, द सेम मीनिंग विल बी अप्लाइड इन दिस कोड. क्लियर. नेक्स्ट 5th टर्म है भूमि प्रबंधक समिति. तो भूमि प्रबंधक समिति का जो मतलब है इस सेक्शन में ये लिखा है कि इसका मतलब बिल्कुल वही है जो कि यूपी पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 28A में प्रोवाइडेड है. ठीक है, सो ये है भूमि प्रबंधक समिति. बेसिकली ये एक समिति होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है विलेज लेवल पर, जो कि जितनी भी लैंड होल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनकी डीलिंग्स, उनकी किस तरीके से रेंट पे दिया जाना है, ऑन लीज दिया जाएगा, उसकी जितनी भी डीलिंग्स हैं वो ये भूमि प्रबंधक समिति कैरी ऑन करती है. राइट. नेक्स्ट है बोर्ड. तो यहाँ बोर्ड से मतलब है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो कि इस कोड के सेक्शन 7 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. अब ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इस बोर्ड का क्या क्या काम होता है, क्या पावर्स होती हैं, ये हम आगे के अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे. फिलहाल यू हैव टू रिमेंबर दैट बोर्ड हेयर रेफर्स टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ठीक है. नेक्स्ट 7th टर्म है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस.
तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या क्या आ जाती हैं, ऑल दी इस्टेब्लिशमेंट्स, अंडरटेकिंग्स, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, ठीक है, कोई भी संगठन हो सकता है, कोई भी अंडरटेकिंग, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, जो कि फॉर्म हुई हैं एक किसी न किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो चैरिटी है, तो दैट इज़ नोन एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। क्लियर, ये हो गई आपकी 7 डेफिनेशंस। 8th है कलेक्टर। सो विद कलेक्टर हेयर वी मीन ऑफिसर्स हु आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 12। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं जो कि एज अ कलेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं अंडर सेक्शन 12। तो वो जो भी ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 12 अपॉइंट होते हैं दे आर नोन एज कलेक्टर्स। एंड हेयर द टर्म कलेक्टर इंक्लूड्स एडिशनल कलेक्टर एंड असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये आपको याद रखना है कि कलेक्टर शब्द के अंदर एडिशनल कलेक्टर भी आ जाता है और असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। 9th डेफिनेशन है कंसोलिडेटेड गांव फंड। तो ये वो फंड है जो कि इस कोड के सेक्शन 69 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो अभी फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट फंड विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 69 ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड, राइट। नेक्स्ट टर्म इज़ फैमिली। सो फैमिली का क्या तात्पर्य है, फैमिली इन रिलेशन टू टेन्योर होल्डर, ठीक है। यहाँ पे अब फैमिली किसकी फैमिली, तो फैमिली टेन्योर होल्डर की। तो अब टेन्योर होल्डर कौन है, टेन्योर होल्डर मीन्स द ओनर ऑफ द लैंड या ओनर ऑफ द होल्डिंग, ठीक है। हम यहाँ पे रेवेन्यू कोड की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, जो कि लैंड से जनरेट होता है, किस प्रॉपर्टी से जनरेट हो रहा है। तो जो उस लैंड या प्रॉपर्टी का जो ओनर है, ठीक है, जिसका राइट है टू ओन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं टेन्योर होल्डर। तो टेन्योर होल्डर के कंटेक्स्ट में फैमिली कौन कौन है, हिमसेल्फ वो खुद, ठीक है, उसकी हस्बैंड, उसकी वाइफ, ठीक है, उसका माइनर सन, माइनर डॉटर जो कि मैरिड नहीं हो, ठीक है, अगर माइनर डॉटर मैरिड है तो वो फैमिली में इंक्लूड नहीं होगी। सो दीज ऑल आर पर्सन्स आर कंसिडर्ड एज फैमिली ऑफ द टेन्योर होल्डर इन दिस होल कोड, राइट। ये हो गई आपकी 10th टर्म, हमने 10 कवर कर ली, अभी 19 और है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th टर्म इज ग्रोव लैंड। देखो पहले बता रही हूँ, ग्रोव शब्द का मतलब होता है बाग, हम समझो ना बाग बगीचा, तो ग्रोव लैंड इज बाग। यहाँ पे क्या है इसका मतलब, इट इज़ सच अ पोर्शन ऑफ लैंड इन होल्डिंग विच हैव ट्रीज प्लांटेड एक्सेप्ट पपाया एंड बनाना ट्री, ठीक है, इन दोनों को एक्सेप्शन रखा गया है। सो सच अ पोर्शन ऑफ लैंड इन होल्डिंग हैविंग ट्रीज प्लांटेड इन सच अ मैनर दैट when these trees fully grown preclude the land to be used primarily for any other purpose and the trees thereof shall constitute a grove, ठीक है। ये बोल रहे हैं ये वो लैंड है, एक लैंड होल्डिंग के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन में ट्रीज़ प्लांट किए गए, ठीक है, ट्रीज़ प्लांट किए गए और जो ट्रीज़ है वो पपाया बनाना नहीं है, उनके अलावा बाकी कोई भी ट्री है। तो एक लैंड होल्डिंग के अंदर एक ऐसा पोर्शन जिसके अंदर ट्रीज़ प्लांट किए गए और इस ढंग से वो प्लांट किए गए हैं कि जब वो ट्रीज़ ग्रो हो गए, जब वो ट्रीज़ बड़े बड़े हो गए हैं, ऊंचे हो गए हैं, तो उन्होंने उस लैंड को इस तरीके से कहते हैं ना घेर लिया, पूर्ण रूप से उसको इस तरीके से प्रिवेंट कर लिया कि अब उस लैंड को या उस पोर्शन ऑफ लैंड को आप किसी भी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर जो वो ट्रीज़ हैं जब वो बड़े हो गए तो दे कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रोव, वो एक पूरा का पूरा बाग बन जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज ग्रोव लैंड, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, एक किसी भी लैंड होल्डिंग का, किसी भी एक ज़मीन का ऐसा हिस्सा जिसमें आपने इनिशियली ट्रीज़ प्लांट किए, पपाया और बनाना छोड़ के, फिर धीरे धीरे जब वो बड़े हुए ट्रीज़, वो इस तरीके से बड़े हुए कि उन्होंने लैंड को प्रिवेंट कर दिया, पूरी की पूरी लैंड को, कि अब उस लैंड पे आप कोई और काम कर ही नहीं सकते। इस तरीके से पूरे में जो ट्रीज़ है इस तरीके से फैल चुके हैं, ठीक है, और अब वो बाग बन चुका है, ग्रोव बन चुका है, एंड दैट इज़ वाई दैट लैंड इज़ नाउ नोन एज अ ग्रोव लैंड। क्लियर। 12th टर्म है होल्डिंग, ठीक है। तो होल्डिंग क्या होता है, सच अ पार्सल ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड विच इज़ हेल्ड अंडर वन टेन्योर, लीज, इंगेजमेंट और ग्रांट, ठीक है। कोई भी एक लैंड, एक पीस ऑफ लैंड, एक पार्सल ऑफ लैंड जो कि किसी टेन्योर पे हेल्ड है, किसी राइट के अंदर किसी पर्सन के पास है, किसी लीज के अंडर है, लीज रेंट पे आप देते हो, किसी इंगेजमेंट के प्रोसेस में है, किसी ग्रांट पे दी गई है, तो सच अ लैंड इज़ नोन एज होल्डिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एच के बाद आता है आई। अभी देखिए हम लोग क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, ABC
GH, अब H हो गया, I आ रहा है, I से है नेक्स्ट 13 टर्म इज इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है? सो इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन टू होल्डिंग मीन्स एनी वर्क which adds materially the value of the holding which is suitable for and which is consistent with the purpose for which it is held। देखिए इम्प्रूवमेंट का जो यहाँ पे मतलब है वो होल्डिंग के कंटेक्स्ट में है। होल्डिंग मैंने अभी बताया अ पीस ऑफ और अ पार्सल ऑफ लैंड जो कि किसी टेन्योर पे, लीज पे, ग्रांट पे किसी को दी गई है, हेल्ड की गई है। तो अगर हम उस लैंड पर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे मटीरियली उस लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है, जो कि सुटेबल है जिस भी पर्पस के लिए वो दी गई है उस पर्पस के लिए, कि जैसे आपने आपकी लैंड जो आप होल्ड पे दोगे, ठीक है, आइदर ऑन लीज और टेन्योर और इंगेजमेंट, ठीक है, तो आपने उसके अंदर कोई इंटीरियर वर्क करा दिया है, ठीक है, कोई आपने उसके अंदर एड ऑन एक एरिया एड ऑन करा दिया गया है, ठीक है, उसकी बाउंड्री में इम्प्रूवमेंट करा दिए। तो अगर किसी भी तरीके का ऐसा वर्क कराया उस होल्डिंग में जिससे उसकी जो मटीरियल वैल्यू है उस होल्डिंग की वो इंक्रीज हो गई है, एड ऑन हो गई है, तो दैट इज नोन एज इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट 14th टर्म इज L से है लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड से मतलब है लैंड विच इज हेल्ड और ऑक्यूपाइड फॉर पर्पसेस कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। अगर इस कोड के अंदर कहीं पर भी लैंड अगर शब्द आ रहा है तो वहाँ लैंड का मतलब है एक ऐसी लैंड जो कि ऑक्यूपाइड है किसी न किसी एग्रीकल्चरल पर्पसेस में। ठीक है, अब एग्रीकल्चर से मैंने बताया था पीछे देर आर सर्टेन क्लासेस जैसे कि पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बी फार्मिंग। तो इनमें से किसी भी टाइप ऑफ अगर ब्रीडिंग या फिर प्रैक्टिस की जा रही है उस लैंड पे तो वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस में ही कंक्लूड की जाएगी। राइट, नेक्स्ट टर्म इज 15th लैंड होल्डर। लैंड होल्डर में क्या है? अ पर्सन टू हुम रेंट वुड बी पेएबल आइदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, लैंड होल्डर वो व्यक्ति जिसकी लैंड है, ठीक है, और जिसको आप रेंट दोगे। ठीक है, जैसे कि भाई मेरी लैंड थी, ठीक है, मेरी ज़मीन थी, मैंने उस ज़मीन को किसी पर्सन को दे दिया है, चाहे वो लीज़ पे दिया है, चाहे वो आपका इंगेजमेंट या ग्रांट पे दिया है। ठीक है, तो अब वो पर्सन मुझे उस ज़मीन जो मैंने उसको दी है उसका रेंट पे करेगा। ठीक है, तो वो दैट रेंट वुड बी पेएबल टू मी, मुझे दिया जाएगा, और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, चाहे वो एक्सप्रेसली हुआ हो चाहे इम्प्लाइडली हुआ हो। तो वो पर्सन जिसको रेंट दिया जाएगा यानी कि मैं, तो यहाँ पे मैं हूँ लैंड होल्डर। क्लियर, सच अ पर्सन टू होम रेंट वुड बी पेएबल ही इज नोन एज अ लैंड होल्डर। क्लियर, ये हो गई आपकी 15 टर्म्स। अब देखिए 16th और 17th टर्म है आपका रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर। देखो रेवेन्यू सेम हो गया, पर कोर्ट और ऑफिसर में क्रोनोलॉजिकली सी इज ऑन अ हायर। ठीक है, सी पहले आता है, तो इसलिए पहले रेवेन्यू कोर्ट है, उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर है। अब मैंने इनको एक पार्टीशन फॉर्म में क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर आ जाता है कुछ। देखिए रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर के अंदर सर्टेन डेजिग्नेशंस हैं, सर्टेन आपकी पोजीशन ऑफ पर्सन्स इंक्लूड होते हैं, तो इन दोनों में कुछ एक दो पोजीशंस का डिफरेंस रहता है, बस बाकी जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो सेम रहते हैं। जैसे मैं आपको बता, आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे, व्हेन आई विल रीड देन यू विल गेट इट क्लियरली। देखिए रेवेन्यू कोर्ट के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है? इन रेवेन्यू कोर्ट फॉलोइंग पर्सन्स आर इंक्लूडेड, बोर्ड एंड ऑल द मेंबर्स। बोर्ड से मतलब आप याद रखिएगा, बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसके जितने मेंबर्स हैं। कमिश्नर जो भी अपॉइंट होते हैं, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, तहसीलदार जुडिशियल एंड नायब तहसीलदार। तो देर आर टोटल 14 पर्सन्स हु आर इंक्लूडेड इन दी रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, ये 14 लोग हैं जो कि रेवेन्यू कोर्ट में इंक्लूड होते हैं। ये हम बताया है 4 क्लॉज 16 में। अब पहले हम लोग 4 क्लॉज 17 पढ़ते हैं, उसके बाद एक डिफरेंस आई टेल यू। राइट, देखो रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, तहसीलदार जुडिशियल, नायब तहसीलदार एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। देखो पहली चीज़ तो ये कि इन रेवेन्यू कोड देर आर टोटल 14 पर्सन्स, वेयर एज इन रेवेन्यू
ऑफिसर्स, यहाँ पे आपके पास 15 डेजिग्नेशन है, तो एक तो ये आपका ये अंतर है कि रेवेन्यू ऑफिसर में एक डिजिट ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने इनिशियली नोटिस किया होगा, रेवेन्यू कोर्ट में आपका बोर्ड एंड इट्स मेंबर इंक्लूडेड है, लेकिन दैट बोर्ड एंड इट्स मेंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रेवेन्यू ऑफिसर्स में बोर्ड एंड इट्स मेंबर्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं है, तो एक क्या रेवेन्यू ऑफिसर में क्या एडिशन किया गया मैं आपको बताती हूँ। एक पोजीशन है 7th नंबर पे लिखी है, सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर आपका रेवेन्यू ऑफिसर में इंक्लूड है, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और एक अंतर क्या है, बाकी सारे सेम है, एक अंतर आपने शायद देखा होगा जो 15th एड ऑन हुआ था रेवेन्यू ऑफिसर में, दैट इज रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर इज अ रेवेन्यू ऑफिसर बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई बार डिफरेंस पूछ भी लिया जाता है इन दोनों के बीच में, तो ऐसे ही आप बनाइएगा, ठीक है। और याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 18th टर्म है सब डिविजनल ऑफिसर, वही अभी पीछे अपने पढ़ा था ना, रेवेन्यू ऑफिसर था। तो यहाँ पे लिखा है सब डिविजनल ऑफिसर मीन्स असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज ऑफ तहसील, ठीक है। एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है तहसील में, असिस्टेंट कलेक्टर, जो कि इंचार्ज होता है तहसील का, उसे ही कहते हैं सब डिविजनल ऑफिसर। भी तहसील क्या है देखिए, वैसे मैं आपको इन डिटेल सेक्शन 5 में बताऊंगी, पर यहाँ पे एक जिस्ट दे देती हूँ कि एक हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को सर्टेन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एक स्टेट को डिविजन्स में डिवाइड किया गया। फर्दर वो जो डिविजन्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो फर्दर आपके तहसील में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और ईच डिस्ट्रिक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा तहसील होती हैं। फिर वो तहसील में फर्दर परगनाज होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, और उन परगनाज में 2 या 2 से ज़्यादा विलेज होते हैं। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपका स्टेट पूरा कॉन्स्टिट्यूट होता है। यूपी की बात करूँ तो देयर आर टोटल 18 डिविजन्स और 75 डिस्ट्रिक्ट है आपके, है ना। तो यहाँ पर एसडीओ समझ में आ गया होगा। तहसील के अंदर जो असिस्टेंट कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है, जो कि तहसील का इंचार्ज होता है, उसी को कहते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। चलिए 19th टर्म है टोंगिया प्लांटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ सिस्टम ऑफ अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन पहले पता होना चाहिए। अफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ या प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज, ठीक है। प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसे अफॉरेस्टेशन बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट होता है डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अफॉरेस्टेशन इन विच प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज डन इन द अर्लियर स्टेज अलॉन्ग विद द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। पहले इतना समझते हैं, इसमें क्या होता है कि एक लैंड में ट्रीज प्लांट किए जाते हैं, है ना, अफॉरेस्टेशन किया जाता है। और जब ट्रीज प्लांट किए जाते हैं तो उसी वक्त जहाँ जहाँ बीच में जगह खाली होती है, जैसे एक रो वाइज आपने प्लांट किया, जैसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, एक रो में हमने ट्रीज प्लांट किए, बीच बीच में जो भी स्पेस खाली रह गया उनमें हम लोग ने क्या किया, अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी कल्टीवेट कर दी, ठीक है। दोनों को साथ में हमने कल्टीवेट किया, प्लांट किया। अब क्या होता है, जैसे ही समय रहते जो ट्रीज़ हैं वो बड़े होने लगते हैं, ठीक है, वो उनका हाइट इंक्रीज़ होने लगता है, तो वो एक तरीके का कैनोपी फॉर्म कर लेते हैं। कैनोपी मतलब समहाउ वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं, है ना, हर एरिया में। तो उससे क्या होता है, वो इतने ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं कि जो हमने बीच बीच में जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कल्टीवेट की थी, ठीक है, उनकी जो फसल है वो ग्रो ही नहीं हो पाती, वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है, सीज हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, जितने भी उन क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। इसी सिस्टम ऑफ अफॉरेस्टेशन को कहते हैं टोंगिया प्लांटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा बोल देती हूँ। एक ऐसा सिस्टम ऑफ अफॉरेस्टेशन है जिसके अंदर जो ट्रीज़ हैं वो प्लांट किए जाते हैं, अलॉन्ग विद उनके साथ साथ आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का कल्टीवेशन भी करते हो, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो ट्रीज़ बड़े हो जाते हैं, पूर्ण रूप से ट्री बन जाते हैं वो, ठीक है, तो एक तरीके से वो एक कैनोपी फॉर्म करते हैं, पूरे हर एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, जिससे जो हमने इनिशियल स्टेज पे जो क्रॉप्स एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगाई थी वो सीज हो जाती हैं, वो कल्टीवेशन उनका नहीं हो पाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी को कहते हैं हम टोंगिया प्लांटेशन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गई हमारी 19 टर्म। चलिए नेक्स्ट आती है 20th टर्म, विलेज, गांव, हम सबको पता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि अ लोकल एरिया वेदर कॉम्पैक्ट और अदरवाइज, ठीक है,
एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र, चाहे वो घना है या नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डेड एज विलेज इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसको एज अ विलेज रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, तो वो एरिया, वो लोकल एरिया विलेज कंसिडर किया जाएगा। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी एरिया विच स्टेट गवर्नमेंट इन अ नोटिफिकेशन डिक्लेयर एज विलेज, और उसके साथ साथ वो एरिया भी उसमें विलेज, एज अ विलेज कंसिडर किया जाएगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन नोटिफाई करती है कि ये एरिया भी इस विलेज का पार्ट है, ये एरिया भी एक विलेज है, ठीक है, तो वह एरिया भी विलेज कंसिडर किया जाएगा। तो दो बातें हो गई, एक वो एरिया चाहे वो कॉम्पैक्ट है, घना है या नहीं है, जिसको इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड है एज अ विलेज, ठीक है, एंड इसके साथ साथ वो एरिया भी इंक्लूडेड रहेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है एज अ विलेज। तो ये आपका 20th टर्म हो गया था विलेज। नेक्स्ट आपका आता है विलेज आर्टिसंस, ठीक है। अच्छा, विलेज आर्टिसन को हिंदी में बोलते हैं गांव शिल्पी, शिल्पकार, है ना। तो those persons whose main source of livelihood is to manufacture and repair traditional tools, implements, articles which are used for agricultural purposes or purposes ancillary thereto, ठीक है, वो पर्सन्स जिनका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, जिनको जो जीवन जीने का जो मेन स्रोत होता है, ठीक है, अर्निंग करने का, वो होता है ऐसे टूल्स को, ऐसे आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चर करना, रिपेयर करना, जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका हल हो गया, ठीक है, हम क्योंकि क्रॉप्स वगैरह के कल्टीवेशन में वी यूज़ द, जितने भी औजार वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्रीकल्चर पर्पसेस से रिलेटेड भी जितने ज़्यादा एंसिलरी पर्पसेस होते हैं, उनमें जितने भी टूल्स का यूज़ किया जाता है, उनको बनाने वाले पर्सन्स को कहते हैं विलेज आर्टिसंस। अब इनमें क्या कौन कौन इंक्लूड होता है विलेज आर्टिसंस के अंदर? देखो, इट इंक्लूड्स पॉटर, ठीक है, जो घड़े बनाते हैं, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, कॉबलर, वॉशरमैन, वीवर, बाबर, ये सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब मैं इनको एक बार बताती हूँ हिंदी में इनको क्या बोलते हैं। जैसे कि बढ़ई, ठीक है, कुम्हार, लोहार, सुनार, धोबी, मोची, नाई, तो ये सब लोग भी आपके गांव शिल्पी यानी कि विलेज आर्टिसन की डेफिनेशन या इस टर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। और एनी अदर पर्सन हु अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय प्रैक्टिसिंग अ क्राफ्ट एज लेबर इन अ विलेज, और इसके साथ साथ वो व्यक्ति भी विलेज आर्टिसन कंसिडर किया जाएगा जो कि अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है बाय प्रैक्टिसिंग सच अ क्राफ्ट एज लेबर, किसी न किसी क्राफ्ट को वो एज अ लेबर प्रैक्टिस करता है इन द विलेज एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 21st टर्म। नेक्स्ट टर्म है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं आपके गांव फंड, गांव सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, इनका सेम मीनिंग होगा जो कि यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 में बताया गया है। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो 3 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैं, गांव फंड, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इनका सेम मीनिंग है विच आर प्रोवाइडेड इन दी यूपी पंचायती राज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 23rd टर्म, जो कि है एग्रीकल्चरल ईयर, या फिर इसको हम फसली ईयर भी बोलते हैं इस कोड की लैंग्वेज में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि आपका इफ़ आई से इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉमर्स और बिजनेस, तो फिनेंशियल ईयर होता है ना, जो कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उस तरीके से एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट में एग्रीकल्चरल ईयर या फसली ईयर होता है द ईयर विच बिगिनस फ्रॉम 1 जुलाई एंड एंड्स ऑन 30th जून, ठीक है, ऑफ अ कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर के 1 जुलाई से 30th जून तक जो ईयर चलता है उसको बोलते हैं हम फसली ईयर। ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई से 30th जून, ठीक है। नेक्स्ट 24th टर्म इज इंटरमीडियरीज। देखो, इंटरमीडियरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है? मध्यवर्ती या फिर बिचौलिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या है कि इन रिलेशन टू एनी एस्टेट इंटरमीडियरी इंक्लूड्स प्रोप्राइटर, अंडर प्रोप्राइटर, सब प्रोप्राइटर, ठेकेदार, परमानेंट लेसी, परमानेंट टेन्योर होल्डर ऑफ एन एस्टेट, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि किसी भी एस्टेट के कंटेक्स्ट में, यानी कि किसी भी स्थान के, किसी भी लैंड के कंटेक्स्ट में इंटरमीडियरीज कौन कौन हो सकते हैं? प्रोप्राइटर हो सकता है, सब प्रोप्राइटर, अंडर प्रोप्राइटर, ठेकेदार, उस एस्टेट का परमानेंट टेन्योर होल्डर, इनमें से कोई भी इंटरमीडियरी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है लीज। तो यहाँ बोल रहे हैं इन रिलेशन टू माइंस और मिनरल्स, माइंस और मिनरल्स के कंटेक्स्ट में लीज इंक्लूड सब लीज,
प्रोस्पेक्टिंग लीज, एग्रीमेंट टू लीज एंड सबलेट। ठीक है, अगर लीज शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें इस सब लीज भी इंक्लूड होगी, प्रोस्पेक्टिंग लीज भी इंक्लूड होगी, एग्रीमेंट टू लीज भी इंक्लूड होगी और सबलेट भी इंक्लूड होगा। लीज क्या होता है? लीज एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि अलाउ करता है टू यूज अ लैंड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न ऑफ रेंट, कि आप रेंट देकर उस लैंड का एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, आपने अगर टीपीए पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उसमें लीज का आपका अलग से एक चैप्टर है, आपने उसको पढ़ा होगा आई एम श्योर। ठीक है, सबलेट क्या होता है? देखो, सबलेट का मतलब होता है कि आपने कोई लैंड या कोई भी जगह किराए पर लिया, ठीक है, रेंट पे लिया, अब आपके पास जो किराए की चीज़ है आप उसको फर्दर किसी को किराए पर दे रहे हो, मतलब किराए पर लिया हुआ जगह को आप किराए पर दे रहे हो, दैट इज नोन एज सबलेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 26 टर्म है डिक्री। डिक्री भाई हम सबको पता है, कहाँ पढ़ा है? सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में पढ़ा है ना, सेक्शन 2 में पढ़ा है हमने। तो उसमें क्या है कि एक एडजुडिकेशन होता है, इट इज़ एन एडजुडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है, एडजुडिकेशन से क्या मतलब है? जुडिशियल डिटर्मिनेशन करना, जितने सिविल मैटर्स में जो भी पार्टीज़ हैं उनके राइट्स का, ठीक है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या राइट्स हैं, लीगल राइट्स, उनको डिटरमाइन करना, ये होता है एक डिक्री। तो यहाँ डिक्री का मतलब वही रहेगा जो कि सीपीसी के सेक्शन 2 में प्रोवाइड किया गया है। 27th टर्म है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट मीन्स हेयर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। नेक्स्ट है 28 सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स इंडिया, यहाँ पे लिखना है कि इट इज़ एज पर डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। जो मतलब इस सेंट्रल गवर्नमेंट का जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 में बताया है वही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब भाई लास्ट टर्म है हमारे पास जो कि है मिनजुमला नंबर। मिनजुमला नंबर क्या है? It means a shajara number denoting a component part of a field which has theoretically been partitioned but physically has not been partitioned। तो यहाँ एक ऐसा नंबर होता है जिसको शजरा नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि डिनोट करता है, फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, ठीक है, एक खेत है, उसमें अलग अलग पार्टीशन किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपका फील्ड है, उसमें 4 पार्ट्स डिवाइड किए हैं और 4 अलग अलग लोगों को वो जो फील्ड है उसका पोर्शन डिवाइड किया हुआ है, 1/4 1/4 1/4 करके सबको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो जो डिवीजन है, जो पार्टीशन है फील्ड का, वो थियोरेटिकली तो है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब आपको उस फील्ड में ऐसे अगर आप सामने से देखोगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको दिखेगा नहीं कि उसमें कोई ऐसा पार्टीशन किया हुआ है, 4 भागों में वो डिवाइडेड है, या फिर आपको पता चलेगा कि ये भाग किसका है, ये भाग किसका है, ये भाग किसका है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल लेवल पे वो पार्टीशन नहीं दिखेगा। तो इसीलिए एक शजरा नंबर दिया जाता है, ठीक है, जिसका भी वो कंपोनेंट पार्ट है उस फील्ड का, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मिनजुमला नंबर। ठीक है, वो पार्टीशन थियोरेटिकल लेवल पे होता है लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं होता है, और वही चीज़ को डिनोट करने के लिए नंबर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं मिनजुमला नंबर। तो ये भी आपके रेवेन्यू मैटर्स कंटेक्स्ट में ही ये एक टर्म है जो आपको बस इस लेवल पर ही याद रखनी है। ठीक है, तो गाइज़ ये हो गई हमारी 29 टर्म्स। मैंने उसको आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है एट माई लेवल बेस्ट। ठीक है, आप लोग इसको बैरेक्ट से पढ़िएगा बस। तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 5, 6, 7 बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया, एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो आप कमेंट में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब लॉ वीटा, बिकॉज आप लोगों के लिए नए नए लेक्चर्स अलग अलग लीगल सब्जेक्ट पर मैंने काफ़ी सारे ऑलरेडी प्रोवाइडेड किए हैं और आगे भी मैं लाती रहूँगी। ठीक है, देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आर इन द रोड जिसको मुझे आगे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस वॉज इट फॉर नाउ एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल मीट यू अप विद द नेक्स्ट लीगल कंटेंट। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।